चालू करते हैं, है ना। देखिए मेरा नाम आशीष कुमार है ना। आशीष कुमार एंड आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोटा से, है ना। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोटा, राजस्थान। नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने बहुत सारे जगहों पे पढ़ाया। इससे पहले मैं आकाश में था, है ना। आकाश त्रिची साउथ, नाम सुने हो आकाश का? ओके, ठीक है। तो उसके बाद फिर अभी फ़िलहाल यहाँ पे अपन और तो क्या ही यार बताऊँ। चलिए, सो अपन चालू करते हैं चैप्टर वन जिसका नाम है, चैप्टर वन का नाम है हमारा मोल कंसेप्ट या सम बेसिक कंसेप्ट्स। ये सिर्फ बोलने को बेसिक कंसेप्ट्स है, सारे टीचर्स इसे मोल कंसेप्ट के नाम से ही पढ़ाते हैं ठीक है। आइए, तो अपन बहुत बेसिक से चालू करेंगे, है ना। आप देखेंगे धीरे धीरे आपको मालूम चल जाएगा। हम लोग चालू करते हैं बहुत ही बेसिक से, कई जगहों पे तो निगेटिव में जाके चालू करना पड़ता है, क्योंकि आप लोग 9th-10th की भी बहुत सारी बातें भूल जाते हैं, है ना। और उसके बाद फिर हम लोग एकदम ऊपर लेवल तक जाएंगे धीरे धीरे, है ना। सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेंगे क्लास में ही, क्योंकि मुझे पता है कि घर पे आप लोग बहुत पढ़ते होंगे, है कि नहीं। तो इसी बात को याद रखते हुए मैं मौका नहीं देता कि आप लोग घर पे पढ़ें। सारे क्वेश्चंस हम लोग यहीं पे कर लिया करेंगे, है ना। तो आपको बस क्या करना है, अच्छे से नोट्स बनाना है बढ़िया ढंग से एकदम, है ना। और रेगुलर रहना है, ठीक है। बाकी आप केमिस्ट्री के टेंशन से फ्री हो जाए, आपको पूरी केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी और बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो अपन चालू करते हैं एकदम बेसिक से। तो आइए देखिए, जो पूरा यूनिवर्स है हमारा, ये दो पार्ट में बांटा गया। पहला मैटर और दूसरा एनर्जी। क्या इसके अलावा कोई तीसरी बात होती है? नहीं, है ना। अगर आपको कोई ऐसा बोलता है तो उसको कहिएगा हो ही नहीं सकता। आप किसी भी चीज़ का नाम बताइए, मैं उसे क्लासीफाई कर दूंगा आइदर मैटर और एनर्जी में, या तो मैटर में और या तो फिर एनर्जी में। इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ होती ही नहीं है ना। जैसे मैटर में बताइए एग्जाम्पल, बचपन से आते हो हम आप, है ना। ब्लैक बोर्ड, पेंसिल, अच्छा इसको तो स्मार्ट बोर्ड बोलेंगे ना, ब्लैक बोर्ड, हाँ ठीक है कोई नहीं, पेंसिल ईटीसी। और एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, है ना। एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड एट्सेट्रा। लाइट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। एयर को किस में रखोगे, मैटर में या एनर्जी में? कितनों को लगता है मैटर होगा, कितनों को लगता है एनर्जी होगा? एनर्जी कैसे होगा? जब आप लेस का पैकेट खोलते हैं तो उसमें हवा रहती है ना, फिर पैकेट खोलने के बाद क्या होता है, पिचक जाता है ना। तो मैटर किसे कहते हैं हम? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई अ स्पेस और हैविंग मास। तो हवा जब जगह छेक रहा है ना, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर ऐसा होता तो मेरे और मेरे दोस्त के बीच में हवा होता। बिल्कुल है, आपको आदत हो चुकी है उसके साथ रहने की, इसीलिए पता नहीं चल रहा है। क्या ये बात समझ में आई? तो अपन मैटर को डिफाइन कर लेते हैं। एनीथिंग दैट हैविंग मास और ऑक्यूपाई अ स्पेस इज कॉल्ड मैटर, इज कॉल्ड मैटर। बोलिए, क्लियर है? क्या हम मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? किस फॉर्मूला से? इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ पर आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन, ई क्या है हमारा? एनर्जी है, और एम क्या है? मास है, और सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। यानी कि आप किसी भी मास को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? एनर्जी में। और किसी भी एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मास में, है ना। और अगर आप एक बार एनर्जी में कन्वर्ट हो गए, जैसे मान लीजिए कि आपने खुद में किस में कन्वर्ट कर लिया? एनर्जी में, तो आप अमर हो गए, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो बहुत सिंपल सा तरीका है खुद को अमर करने का, कि आप खुद को किस में चेंज कर ले। लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप मास हैं तो आपको कौन सा वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा? लाइट की वेलोसिटी से। और लाइट की वेलोसिटी अभी तक मिली नहीं है, सिर्फ लाइट ही अटेन कर सका है, इसके अलावा कोई अटेन नहीं कर सका है। बस यही एक छोटा प्रॉब्लम है। अगर आप इसे सॉल्व कर ले तो बस फिर आप अमर ही अमर है कि नहीं?
बोलिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, उससे पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एयर क्या है हमारा, मैटर है। दूसरा, अगर अभी भी किसी को डाउट आ रहा हो कि एयर मैटर नहीं है, तो अगर मैं 2 बैलून लूँ और उसमें हवा भर दूँ और उसे इस तरीके से तराजू के एक इस तरफ और एक इस तरफ रख दूँ और एक को फोड़ दूँ, तो तराजू किधर झुक जाएगा, इधर फुला हुआ है, यानी मास है ना उसमें। कुछ बातें भी लिख लीजिएगा। द होल यूनिवर्स इज क्लासिफाइड, द होल यूनिवर्स इज क्लासिफाइड in 2 parts. First is the matter and second one is the energy. जरा सा भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, है ना। अच्छा, अगर आपके मन में आ रहा होगा कि सर एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे, तो एनर्जी को अभी डिफाइन इसलिए नहीं कर रहे ना, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें जाननी अभी ज़रूरी है जो आप अभी नहीं जानते हैं, तो इसलिए एनर्जी को डिफाइन नहीं कर रहे। तो फिलहाल के लिए बस आप इतना समझ लें, अगर कोई चीज़ मैटर नहीं है तो क्या होगा, है ना। क्योंकि एनर्जी के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि एनर्जी बेसिकली कुछ है नहीं, हीट ट्रांसफ़र का ही मोड है। तो हीट ट्रांसफ़र 2 तरीके से हो सकते हैं, एक होता है रैंडम तरीका से, एक होता है सिस्टमेटिक तरीका से। रैंडम तरीका से कहने का मतलब हुआ कि जैसे आपने वर्क डन करा, जैसे मैं पूरे क्लास को उठा के कहीं और शिफ्ट कर दूं, तो हर एक आदमी वहाँ पे शिफ्ट हो गया ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक माचिस जलाऊँ या एक बड़ी सी मसाल लेके आऊँ, तो इस बच्चे को ज़्यादा हीट मिलेगा और पीछे वाले बच्चे को सबसे कम हीट मिलेगा, यानी अनसिस्टमेटिक हो गया ना, है ना। तो वो सब सारी चीज़ें आपको जाननी होंगी, तब डिफाइन कर पाएंगे एग्जैक्टली, इसीलिए इसे अभी डिफाइन नहीं कर रहा फिलहाल। हाँ, लिख लीजिएगा, एनर्जी एंड मैटर, एनर्जी एंड मास, एनर्जी एंड मैटर आर बोथ इंटर कन्वर्टिबल। इंटर कन्वर्टिबल का मतलब एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। बोलो, समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है, बढ़े आगे। अब नेक्स्ट है पढ़ना हमें क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। तो मैटर को 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं पहले अपन। पहला है हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन, कौन सा है, और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या डिफरेंस होगा फिजिकल क्लासिफिकेशन में और केमिकल क्लासिफिकेशन में। देखिए, फिजिकल चीज़ें आपको दिख जाती हैं नेकेड आई से, जैसे इस बोर्ड का शेप आपको दिख रहा है ना कि रेक्टेंगुलर है ना, तो दिस इज कॉल्ड फिजिकल। लेकिन भाई साहब, कितने वाट का इसमें करंट, कितने एम्पियर का करंट जा रहा है, कितना इसका पावर है, कौन सा चिप से बना है, ये तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, जिसे आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बाद में आप समझेंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है। तो फिजिकल चेंजेज आपको नोटिस हो जाएगा। दैट्स वाई आप देखेंगे कि फिजिकल क्लासिफिकेशन कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का। सॉलिड आप देखकर पहचान सकते हैं, लिक्विड इसे भी आप देखकर पहचान सकते हैं, और गैस इसे भी आप देखकर पहचान सकते हैं, है ना। पहले समझ लीजिए फिर नोट कर लीजिएगा, है ना। केमिकल क्लासिफिकेशन में 2 तरीके का क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है प्योर सबस्टेंस, कौन सा, प्योर सबस्टेंस, और दूसरा होता है मिक्सचर, ठीक है। प्योर सबस्टेंस के फर्दर 2 पार्ट्स, पहला एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड। मिक्सचर के फिर से 2 पार्ट, होमोजीनियस एंड हेटेरो, और कंपाउंड के फिर से 2 पार्ट, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। बोलिए, ठीक है, समझ में आया। तो अब अपन पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो मैं कुछ पैरामीटर्स बता रहा हूँ, इनमें से कुछ बातें आपको पहले से आती होंगी और कुछ जो है वो नहीं आती होंगी। ये है सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर गैस। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टी, मतलब किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। पहला वॉल्यूम का, और दूसरा, या पहला में ही छोड़ दो, पहला में ठीक है, वॉल्यूम एंड शेप। चलिए, सॉलिड का वॉल्यूम कैसा होता है, फिक्स, है ना, और शेप भी कैसा होता है बाबू, है ना, ओके। और गैस, लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप नॉट फिक्स्ड, है ना, या नॉट डिफाइंड या नॉट फिक्स, है कि नहीं। जैसे अगर आपने 500 ml वाटर लिया
और उसे आपने सरफेस पे गिरा दिया तो वो सरफेस के आकार का हो जाएगा। अगर आपने उसे किसी बोतल में रख दिया तो बोतल के आकार का हो जाएगा। अगर आपने उसे पाउच में बंद कर दिया तो पाउच के आकार का हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 500 ml वाटर लिया था तो 500 ही होगा, 501 तो होगा नहीं, है कि नहीं। गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही शेप फिक्स होता है ना। देखिए अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात, गैस का एक्चुअली में अपना कोई वॉल्यूम ही नहीं होता है। गैस वो क्वांटिटी, वो एंटिटी होती है, क्वांटिटी नहीं एंटिटी, वो एंटिटी होती है दैट कैन एक्सपैंड कंटिन्यूअसली एंड इनफाइनाइटली। जैसे अगर मैंने अभी कुछ गैस को कैद कर लिया तो उसका वॉल्यूम कहाँ, मेरी मुट्ठी भर तक, है ना। अब अगर मैंने उसे ऐसे रिलीज कर दिया तो उसका वॉल्यूम रूम तक। अब अगर ये रूम से बाहर, खिड़की से बाहर चला गया तो इसका वॉल्यूम पूरा ब्रह्मांड, है ना। तो गैसेस का अपना कोई वॉल्यूम ही नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ध्यान से आप समझिएगा। गैसेस डू नॉट हैव इट्स ऑन वॉल्यूम, अपने कोई वॉल्यूम नहीं होता है, ऑन वॉल्यूम। तो फिर हम गैस का वॉल्यूम कैसे डिफाइन करते हैं? एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर में आप गैस को रख देंगे ना वही उसका वॉल्यूम हो जाता है। द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच द गैस इज केप्ट, इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। कहिए क्या ये बात समझ में आई? हाँ, जैसे अगर मैंने ये वॉल्यूम लिया है और ये 20 लीटर है और मैंने 2 ग्राम हीलियम कैद किया है, कितना वॉल्यूम होगा इसका? 20 लीटर। 20 लीटर इज द वॉल्यूम। गैस का अपना कोई वॉल्यूम है ही नहीं। देखिए इस बात को आप बहुत इत्मीनान से समझिएगा। एक्चुअली जो गैस होता है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं सॉलिड को गर्म करूं तो क्या बनेगा मुझे? लिक्विड। और अगर मैं लिक्विड को गर्म करूं तो क्या मिलेगा? और अगर मैं गैस को भी गर्म करूं तो गैस में ही रहेगा, है ना। हाँ, अगर आप गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और एक्चुअली गैस का एक्चुअल डिफिनेशन यही है। पहले 9th-10th में आप डिफिनेशन देते थे, द स्टेट ऑफ मैटर इन विच डू नॉट हैविंग द फिक्स वॉल्यूम और फिक्स शेप। एक्चुअली डिफिनेशन इसका ये है, इट इज द कलेक्शन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इन विच द काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं करती है? बिल्कुल करती है। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आपने दिया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, और लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन गैस फिर आगे कहीं कन्वर्ट नहीं होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्लियर है ना? इसीलिए अच्छा, एक बात और यहीं पे आप नोट कर लेंगे, और जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो आपको हमेशा काम आएगा, गैसेस कैन एक्सपैंड इनफाइनाइटली। गैस के एक्सपैंड करने का कोई लिमिट नहीं है, ये इनफाइनाइटली एक्सपैंड कर सकती हैं खुद को, है ना। ठीक है, चलिए नोट करिए फिर आगे बढ़े। हो गया, नोट कर लिए? चलिए, गैसेस नॉट हैव इट्स ऑन वॉल्यूम। एक्चुअली ज़्यादा अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ गैस इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। अब थोड़ा सिंपल हो गया, लैंग्वेज थोड़ा टफ हो गया था। गैसेस डू नॉट हैव इट्स ऑन वॉल्यूम, एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ गैस इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट पे आते हैं हम लोग। सेकेंड पॉइंट कौन सा है हमारा? ओके, सो सेकेंड प्रॉपर्टी है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। अब आप खुद ही बताइए, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे ज़्यादा किस में होगा? बिल्कुल, है ना। तो इसमें क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और इसमें क्या होगा बाबू? मिनिमम होगा। और इसमें मॉडरेट या बीच में कोई सा भी वैल्यू कह दे। एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखें ना तो लिक्विड जो है वो बीच का स्टेट ही है। लिक्विड इज एन इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन सॉलिड एंड गैस। ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है सॉलिड और गैस के बीच का, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में होगा?
सॉलिड में, क्योंकि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता तो मॉलिक्यूल्स आगे पीछे हो जाते, है ना, तो गैस में चेंज हो जाता। बिल्कुल सही। तो इसमें हो जाएगा मैक्सिमम, और इसमें अगेन मॉडरेट, और इसमें मिनिमम। बोलिए, क्लियर है। फोर्थ, एनर्जी। एनर्जी सबसे ज़्यादा किसके पास होगी? गैस के पास होगी। अगर आप सॉलिड को गर्म करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। यानी कि सॉलिड, लिक्विड का टेम्परेचर सॉलिड से ज़्यादा, और लिक्विड का टेम्परेचर लिक्विड से ज़्यादा सॉलिड का। यानी एनर्जी मैक्सिमम किसके पास और मिनिमम किसके पास? और इसके पास अगेन मॉडरेट। अब स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी? ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, हाँ नहीं, एनर्जी और स्टेबिलिटी का कौन सा रिश्ता? एनर्जी और स्टेबिलिटी का कैसा रिश्ता? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या कोई इसका एक्सेप्शन है? नहीं, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है ना। विदाउट एनी एक्सेप्शन इट इज़ यूनिवर्सली ट्रूथ। ये एकदम ट्रूथ है, ठीक, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। देखिए कैसे। स्टेबिलिटी का मतलब हुआ बाबू प्रीवियस पोजीशन पे वापस आ जाना। जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं लगातार 5 दिनों तक, और छठे दिन का आपने ब्रेक लिया, और फिर क्या हुआ कि आप वापस आ गए 7वें दिन पढ़ने, यू आर एन स्टेबल सिस्टम। आप कैसे हैं? स्टेबल हैं। और अगर स्टेबल हैं, वापस आ गए ना। और अगर 5 दिन पढ़ा आपने और छठे दिन से छुट्टी लिया और 10 दिन तक छुट्टी ले लिया, यू आर एन अनस्टेबल सिस्टम। वापस आप उस पोजीशन पे आए ही नहीं। अब आप जरा देखें, अगर मैं एक बॉल यहां रख दूं और इसे नाम दे दूं पोजीशन ए का, और एक दे दूं बी का, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? अगर मैं ए को धक्का दे दूं यहां से, तो आपको लगता है कि वापस ये कभी यहां आ पाएगा? नहीं आ पाएगा ना। लेकिन अगर इसे दूं तो चांसेस हैं कि ये वापस अपने पोजीशन पे आ सकता है। फर्क क्या था? बस फर्क ये था कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि भाई साहब, अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी, एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी, हाँ कम। एनर्जी ज़्यादा है ना इसकी, तो स्टेबिलिटी कम है ना। और अगर किसी की एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। बोलो, अब समझ में आया? और आप देखेंगे कि दुनिया में सारे रिएक्शन इसी स्टेबिलिटी और एनर्जी के लिए ही हो रहे हैं, क्योंकि सबको कैसा बनना है? स्टेबल बनना है। और स्टेबल बनने के लिए सबको क्या करना होगा? अपनी एनर्जी डिक्रीज करनी पड़ेगी। और अगर एनर्जी डिक्रीज नहीं करेगा तो वो आगे बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, है ना। इस बात को मैं आपको एक और अच्छे एग्जांपल से समझा सकता हूं। देखिए, थोड़ा टाइम दीजिएगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन समझ के जाइएगा। क्या आप एटम और मॉलिक्यूल समझते हैं? 2 एटम से मिलकर क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है ना। बोलो हाँ या ना। अब आप देखिएगा, मैं आपको यहीं पे बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ। एक तो क्या कि कोई भी एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाता है तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर रहा होगा? घटा रहा होगा, पहली चीज़। और अगर पोटेंशियल एनर्जी घटाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगी, है कि नहीं। अब समझिएगा कैसे होगा। जैसे ये हाइड्रोजन था और ये भी हाइड्रोजन था, सुविधा के लिए मैं इसे नंबर 1 नाम दे देता हूँ, इसको नंबर 2 दे देता हूँ। इज इट क्लियर? क्या ये दोनों अकेले अकेले पाए जाते थे? ये कैसे पाए जाते हैं? H2 के फॉर्म में ना, यानी आपस में कंबाइन हो जाते हैं ना। बोलो हाँ या ना। ठीक। और ऐसा क्यों हो रहा है? जरा और देखो। ऐसा इसलिए हो रहा है बाबू कि यहाँ पर होगा कहीं पे न्यूक्लियस, और यहाँ कहीं पे होगा इसका न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काट रहे होंगे यहाँ पर, और इसका भी इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा होगा यहाँ पर। बोलिए, क्लियर है? अगर जब ये दोनों अकेले अकेले था, इंडिविजुअल इंडिविजुअल था, तो 1 वाले एटम का न्यूक्लियस सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखे हुए था। क्योंकि भाई साहब, अगर कोई भी चीज चक्कर काट रही होती है तो उसकी इच्छा होती है कि मैं बाहर की ओर फेंका जाऊं। अगर आप रस्सी में बांध कर किसी को घुमाएं, है ना, और रस्सी काट दूं तो किधर जाएगा? बाहर या अंदर? बाहर। तो उसकी तो इच्छा थी बाहर जाने की, इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ के रखा था? न्यूक्लियस। क्या इधर वाले को भी पकड़ के रखा होगा? बिल्कुल रखा होगा। अब जैसे ही ये दोनों थोड़े पास आ गए,
ये कैसा चार्ज और ये कैसा चार्ज, इन दोनों में अट्रैक्शन होगा क्या, बिल्कुल होगा। और अट्रैक्शन की वजह से अब समझिएगा ये इलेक्ट्रॉन कल तक बेचारा ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा था, ठीक है, अब इस फर्स्ट वाले के अट्रैक्शन में आके ये अपना पाथ भूल जाएगा और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा ऐसे। बोलो कोई दिक्कत? अगर पहला वाला न्यूक्लियस दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो ये वाला थोड़ी ना इसको छोड़ देगा, हाँ, ये भी क्या करेगा, इसको खींच लेगा। बोलो हाँ या ना, क्या बाबू? हाँ, बॉन्ड बन गया, बिल्कुल। अब इसी को हम बॉन्ड कहते हैं और इसी को कहते हैं शेयरिंग ऑफ रीजन। देखिए कैसे, देखिए पहला वाला इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन देखते चलिएगा, है ना, जब तक ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक है, ये किसके साथ काम कर रहा है, एक के साथ। अब जब आगे चला आया यहां पर तो अब किसका हो गया, ये दो का इलेक्ट्रॉन था, किसका, एक का, और काम किसके लिए कर रहा है। तो ये तो वही बात हो गई ना कि कोई बच्चा अपने बाप से ज्यादा चाचा की बात सुन रहा है कि नहीं। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, बंधन, बॉन्ड, है ना। हाँ बिल्कुल, चाचा भतीजा का कहलाता है, लेकिन मैं, आप समझ गए होंगे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, इतना भरोसा है मुझे आप पे, ठीक है। बोलिए, समझ में आया? दूसरी बात, इसका भी यही हालत, यानी कि भाई साहब इतने दूर में जो इलेक्ट्रॉन इसका है वो एक्चुअल में, जो इलेक्ट्रॉन इसके लिए काम कर रहा है वो एक्चुअल में इसका है, और जो इलेक्ट्रॉन इसके लिए काम कर रहा है वो एक्चुअल में, यानी जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो, एंड दिस इज कॉल्ड बॉन्ड। अब ये बॉन्ड क्यों बनाया? कल तक इसका न्यूक्लियस कितने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा था जब अकेले था, तो अब कितने को पकड़ के रखा है? तो एक को पकड़ने में ज्यादा एनर्जी खर्च होगी या दो को? ज्यादा एनर्जी खर्च, यानी एनर्जी कम या ज्यादा? एनर्जी कम, और अगर एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी। बात समझ में आई? इसीलिए एटम्स क्या फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। बोलो समझ में आया? मजा आया? समझ में आ गया? चलिए, तो आप पहले नोट कर लीजिए, अब फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसके आगे भी नोट करना है क्या? इसको अलग से नोट कर लीजिएगा, है ना, ये साथ का नहीं है, थोड़ा समझाते, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, ये कभी भी चेंज ना होगा। हो सकता है बाकी सब चीज़ों में एक्सेप्शन आए, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। हो गया? सो नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा, कितना डिफरेंस हो गया था हमारा? 5। सिक्स्थ है हमारा कंप्रेसिबिलिटी। सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन? सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन? वो छूट गया था, अच्छा ये, ओके। हाँ, तो एनर्जी अगर मिनिमम है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? अभी तो बताया, एनर्जी और स्टेबिलिटी का कैसा रिश्ता? उल्टा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, है ना, ठीक है। और अगर ये मैक्सिमम है तो स्टेबिलिटी कैसी होगी? मिनिमम। और लिक्विड अगेन कैसा हो जाएगा? मॉडरेट, ठीक है, ओके। सो कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी? सॉलिड की। सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हो क्या? आपके पास बेंच रखा हुआ है, जरा उसको दबा के दिखाइए। सॉलिड बहुत ही कम कंप्रेसिबल होंगे, क्योंकि इनके बीच में गैप काफी कम है ना, तो वो कंप्रेस नहीं हो सकते। लेकिन गैसेस तो ऑलरेडी एक्सपेंडेड हैं, तो हम उसे कंप्रेस कर सकते हैं, है ना। 7th फैक्टर है एंट्रोपी। जरा एंट्रोपी समझ लीजिए होता क्या है। एंट्रोपी एक थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी है जो मेजर करती है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। किसे? डिग्री ऑफ रैंडमनेस। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अगर मैं कहूं कि पहले मॉलिक्यूल्स का पोजीशन ऐसा था और अब मॉलिक्यूल का पोजीशन कुछ ऐसा है, कौन ज्यादा रैंडम, पहले वाला या दूसरा वाला? दूसरा वाला। रैंडम का मतलब होता है आरा तिरछा, जिसको आप गेस नहीं कर सके, है ना। तो ये क्या हो गया? ये ज्यादा रैंडम हो गया ना। तो रैंडमनेस को कौन मेजर करता है? एंट्रोपी, है ना। रैंडमनेस को कौन मेजर करता है? एंट्रोपी। तो एंट्रोपी किसकी सबसे ज्यादा होगी? बताए। गैस की, क्योंकि वो काफी ज्यादा रैंडम है ना। बिल्कुल। सो गैस की एंट्रोपी कैसी होगी? हाईएस्ट एंट्रोपी होगी। और सॉलिड की लोएस्ट, और इसकी अगेन मॉडरेट। एक्चुअली लिक्विड इज एन इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन सॉलिड एंड गैसेस। बढ़िया आगे।
तो ये था फिजिकल क्लासिफिकेशन, है ना। फिजिकल क्लासिफिकेशन कितने पार्ट्स में बटा? 3 पार्ट्स में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पहला डिफरेंस क्या था हमारा? वॉल्यूम और शेप। तो वॉल्यूम और शेप तो आपको पता है। गैस का क्या कोई अपना वॉल्यूम होता है क्या? नहीं। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच द गैस इज केप्ट। आपने गैस को जिस किसी कंटेनर में रख दिया वही उसका वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्या था? इंटरमोलिकुलर फोर्स, है ना। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस था। तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस में मिनिमम सॉलिड के लिए और मैक्सिमम गैस के लिए। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम सॉलिड का और मिनिमम गैस का। एनर्जी मैंने आपको बताया कि जब आप सॉलिड को गर्म करेंगे तो लिक्विड में चेंज होगा और लिक्विड को गर्म करेंगे तो गैस में, यानी गैस की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, है ना। तो दैट्स वाई मैक्सिमम एंड मिनिमम। क्लियर है? नेक्स्ट, कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड की लोएस्ट होगी और उसकी हाईली कंप्रेसिबल। और एंट्रोपी का मतलब होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, मतलब कौन कितने ज्यादा आरा तिरछे तरीके से अरेंज्ड है ना। जो जितना ज्यादा रैंडम होगा, मतलब जितना आरा तिरछा होगा, उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी, यानी एंट्रोपी मैक्सिमम किसकी होगी। क्लियर है यहां तक? बढ़े आगे? ओके। नेक्स्ट है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। तो आइए हेडलाइन दीजिए, केमिकल क्लासिफिकेशन। और केमिकल क्लासिफिकेशन में हमें पढ़ना है सबसे पहला एलिमेंट्स, है ना। एलिमेंट्स को आप लोग समझने के लिए वॉवेल समझ सकते हैं। वॉवेल, वॉवेल के प्रोनाउंसिएशन में किसी और की जरूरत नहीं पड़ती थी ना, तो एलिमेंट के भी फॉर्मेशन में किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल बात। स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ सबस्टेंस मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होगा। ठीक है। टिल द डेट 118 एलिमेंट्स आर नोन। हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है और लास्ट ऑग्नेशियम, ओजी से डिनोट करते हैं, ऑग्नेशियम लिखते हैं इसे, और ये है लास्ट एलिमेंट। सेकेंड है हमारा कंपाउंड। कंपाउंड मतलब कॉन्सोनेंट, मतलब जिसके उच्चारण में किसी और की भी जरूरत पड़ेगी। तो यानी कि कंपाउंड का मतलब क्या हुआ? कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में फिक्स है कि कार्बन होगा कितना? 12 ग्राम और ऑक्सीजन कितना होगा? 32 ग्राम। ये कैसे फिक्स है? कार्बन का एटॉमिक मास होता है, मोलर मास होता है 12 ग्राम पर मोल, और ऑक्सीजन का होता है 16 और 2 है, दैट्स वाई 16 इंटू 2 यानी कि 32। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट और मोलर मास, है ना, तो आप टेंशन ना लें। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं वो ये है, प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड डू नॉट डिपेंड्स ऑन या फ्री ऑफ, प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट एटम। ये मैं क्या लिख रहा हूं जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे H2 प्लस हाफ O2 क्या बनाएगा? जल। जल ही जीवन है कि नहीं? H2 कैसा? आग लगाने वाला या बुझाने वाला? आग लगाने वाला। रॉकेट फ्यूल में हम लोग हाइड्रोजन को यूज करते हैं, है ना। तो H2 कैसा? आग लगाने वाला या बुझाने वाला? और O2 कैसा? और बन क्या रहा है? आग बुझाने वाला। यही बात मैंने लिखा है कि प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट एटम्स। मतलब आपने पेरेंट्स में क्या लिया है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो बन रहा होगा ना, जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी है ना, वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं करेगी। बात समझ में आई? ओके। ओवर। बस एक लास्ट एग्जांपल दे देता हूँ इसी से रिलेटेड। देखिए वैसे ही सोडियम और क्लोरीन के मिलने से क्या बनता है? नमक। सोडियम खुद में जहरीला है, अगर आपने इसको जरूरत से ज्यादा इनहेल कर लिया तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको कैजुअलिटी हो सकती है। और क्लोरीन इज यूज्ड एज ए जर्मिसाइड। ब्लीचिंग पाउडर आप यूज करते हैं ना पानी साफ करने के लिए, वो क्लोरीन ही होता है उसमें, है ना। तो क्लोरीन भी कैसा? मारने वाला। और सोडियम भी कैसा? और मिल के बना क्या रहे हैं? अमृत। ये जहर और ये जहर, और बना क्या रहा है? अमृत। भाई इसके बिना तो जिंदगी नहीं चले, है ना। एक दिन नहीं खाते हो तो बेहोश वोश होने लग जाओ, है कि नहीं। जो फास्टिंग कभी किसी ने करा होगा अगर, है ना, तो आप भले ही कितना भी खा पी लो, नमक जब तक नहीं खाओगे तब तक आपको लगेगा चक्कर ही आते हैं। उसका भी बाद में आपको लॉजिक समझ में आएगा, क्योंकि नमक जो है वो आइसोटोनिक हो जाता है, बाद में ब्रेक डाउन होता है अपने इलेक्ट्रोलाइट। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। दैट्स वाई दिस इज द रीजन, है ना। ठीक है।
तो देखिए जो नमक है उसकी प्रॉपर्टी सोडियम पे डिपेंड कर रही है क्या? क्या उसकी प्रॉपर्टी क्लोरीन पे डिपेंड कर रही है क्या? है नहीं ना। यानी कि जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी होगी उसको अपने पेरेंट से मतलब नहीं है, उसके अलग ही राग चल रहे होंगे, है ना। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होगा। मिक्सचर में अगर आपने चीनी और नमक मिलाकर मिक्सचर बनाया है तो उसमें टेस्ट चीनी और नमक का ही आएगा, मिर्च का नहीं आएगा। लेकिन कंपाउंड का कहना है कि चीनी और नमक मिला रहे हैं तो हो सकता है हम खट्टा भी बन जाए, तीखा भी बन जाए, मेरी मर्जी है कि नहीं। बात समझ में आई? क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना।